इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है। देखिए, नेट जेआरएफ हम क्वालिफाई ही टीचर बनने के लिए करते हैं। तो जब आप टीचर बनेंगे तो एटलीस्ट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि टीचिंग का मतलब क्या है। और जब आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी का यह एक तरह से वर्कशॉप है। टीचर बनने से पहले टीचर का काम क्या होता है यही बताने के लिए एनटीए ने इस टॉपिक को अपने सिलेबस में लगाया है, ताकि आप टीचर बनने से पहले पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, ताकि आप क्लास में जाओ तो बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सको, समझा सको, और जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं उसको फॉलो करके अपने काम को ईमानदारी से पूरा कर सको। तो देखो, करना कैसे है, यानी इस टॉपिक को हमें पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ना है वह है बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो। और इसमें है सबसे पहले, इसको बहुत हल्के में लेते हैं लोग। इसमें 3 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है वह यही है। इसको आपको हल्के में कतई नहीं लेना है। यहाँ से हर बार सवाल रहता ही रहता है। इस बार भी पूछा गया है और कई बार एक से अधिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और यह जो सवाल आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ इसको आपको यह बताने के लिए यहाँ पे डाला है कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बहुत हल्के में लेते हैं। उसको लगता है कि टीचिंग का मतलब, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता जानने से क्या मतलब है, उसका फायदा क्या है, जबकि मेन यही है, जड़ यही है, नींव यही है। इसी की समझ नहीं होगी, इसी की जानकारी नहीं होगी तो फिर पूरा टॉपिक जो है आपका ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। देखो सवाल कैसे पूछता है, लिखा है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है। उसके बाद है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम है। अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है, कथन सही है कि तर्क सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि पहला सही है, और इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, याद रखना। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है, क्योंकि अभी मैं 2 सवाल आपको और दिखाऊंगा और दोनों सवाल में यह स्टेटमेंट है, और यह स्टेटमेंट है केपी पांडे का। केपी पांडे का कथन है यह, और यह रहता ही रहता है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अधिगम को सुनिश्चित करना। तर्क में क्या कह रहा है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम है, यह गलत। समस्त अधिगम जो है वह शिक्षण का परिणाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाठशाला जाते ही नहीं है, पाठशाला का मुंह देखा ही नहीं होता है। इसके बावजूद बहुत समझदार होते हैं और पढ़े लिखे लोगों के भी कान काट लेते हैं। आप कबीरदास के एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। कबीरदास कभी पाठशाला नहीं गए, लेकिन कई बार गोस्वामी तुलसीदास पर भी भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है, यह सही है, और समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम है, यह सही नहीं है। अब देखो आगे क्या है। 2 सवाल मैंने और डाला है, सिर्फ यह बताने के लिए कि पहला टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसे आप हल्के में लेकर छोड़ देते हो, जिसे आप हल्का समझते हो। दूसरा सवाल है, देखो कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य, दोनों पूछ लिया है। हमने क्या डाला है, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता का मतलब प्रकृति ही और उद्देश्य, यहां दोनों को एक साथ मिलाकर पूछ लिया है। प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। पहले यूनिट से ही, पहले टॉपिक से ही सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सवाल है। अब देखो पहला कथन है, शिक्षण व अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं होता है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के परिवर्तन लाना, यही वो कथन है जो पहले वाले सवाल के कथन में था। केपी पांडे का जो स्टेटमेंट है
वहां लिखा है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना है। यहाँ सिर्फ क्या जोड़ दिया है, छात्रों में कुछ प्रकार के परिवर्तन लाना, बात एक ही है, स्टेटमेंट वही होगा, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, याद रखना। उसके बाद है समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। जरूरी नहीं है कि आप पाठशाला में जाकर ही सीखो, घर में भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, पूरा संसार ही जो है वह पाठशाला है और जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद है शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, यह भी गलत है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरी उम्र बहुत कम हो और मेरी बात जो सुन रहे हैं उसकी उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा हो। मैं ही क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उम्र में मेरे से बड़े होते हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो यह आवश्यक नहीं है कि टीचर जो है वह वरिष्ठ व्यक्ति ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अध्यात्म और शिक्षण या टीचिंग का जो सेक्टर है उसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती है, कोई भी किसी का भी टीचर बन सकता है। आप दर्जी का काम सीखने जाओगे, बहुत संभव है कि छोटा सा बच्चा आपको कपड़ा काटना सिखाएगा। आप कंप्यूटर सीखने जाओगे, बहुत संभव है कि 12वीं का बच्चा जो है पीएचडी के आदमी को ट्रेन कर रहा हो कि आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है टीचिंग के फील्ड में। तो यह भी गलत है कि जरूरी नहीं है कि वरिष्ठ व्यक्ति ही शिक्षक हो। उसके बाद है शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है। जब आप पढ़ाते हैं, जब आप टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे, तो आपके लिए क्लास में सारे बच्चे एक समान होने चाहिए, आप सबके साथ एक साथ ट्रीट करोगे। लेकिन बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आपकी बातों को नोट करेगा कि नहीं करेगा, यह उसका व्यक्तिगत मामला है। तो शिक्षण सामाजिक कृत्य है लेकिन अधिगम जो है वह व्यक्तिगत कृत्य है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्लास में आप पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैक बेंचर जो होते हैं पीछे बैठकर गप मार रहे होते हैं, तो वह उनका निजी मामला है कि आपकी बातों को वह सुनेगा कि नहीं सुनेगा, नोट करेगा कि नहीं करेगा। तो यह सही है, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है लेकिन अधिगम जो है वह व्यक्तिगत कृत्य है। बाकी आप आंसर देख लेना। देखो ये भी जुलाई 2018 का है, पहले वाला सवाल मैंने दिखाया था वह भी जुलाई 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में सही कथन चुने। लिखा है जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होता है तो शिक्षक भी असफल होता है। यह तो सही है, छात्र असफल इसका मतलब शिक्षक असफल। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना, यही कथन है। देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है सी में, जो यहाँ सी में है वही बी में है और वही कथन में था पहले सवाल में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला टॉपिक यह जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड से यह आपको रटा हुआ हो, अच्छे से मालूम हो कि यह है क्या, क्योंकि यहीं से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। बेसिक यही है। आप टीचर बन के क्लास में जाओगे, बच्चे ही पूछ लेंगे सर आप टीचर हो तो आपको टीचिंग का मतलब मालूम है, फिर क्या जवाब दोगे? पूछ लेगा कि टीचिंग की विशेषता क्या है सर बताओ, टीचिंग का उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ाना चाहते हो, तो क्या बताओगे, क्या जवाब दोगे? मालूम होना चाहिए। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर यह सही हो जाए तो इसका मतलब है कि जो पाठशाला जा रहा है वही समझदार है, बाकी दुनिया बेवकूफ है। जबकि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जो पाठशाला में जा रहा है वह गधा निकल जाएगा, जो पाठशाला नहीं गया वह भी हो सकता है चाणक्य निकल जाए, 30 मार्क का निकल जाए। उसके बाद है कोई शिक्षक शिक्षण करता है तो वह सीखता भी है, सही है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम है, यह भी सही है। वास्तविक शिक्षण का मतलब क्या है? कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम से है या शिक्षण से, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वह आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। रटना और कंठस्थ करना दोनों अलग अलग है। रटने वाली की प्रवृत्ति इसमें सही नहीं मानी जाती, लेकिन कंठस्थ करने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत उत्तम मानी जाती है। यानी आज आपने जो पढ़ा है वह कल ही नहीं 10 दिन बाद तक आपको याद रहे, इसे कहते हैं कंठस्थ करना। तो सही है, ऑप्शन आप देख लेना कौन सा सही होगा, ए बी सी डी जो भी होगा। बताने का मन हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो, नहीं बताने का मतलब हो तो आप सिर्फ समझ लेना। इसे आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे आपको क्या पढ़ना है। अब है टीचिंग स्किल्स, दूसरा स्टेप। आप टीचर हैं, टीचिंग का मतलब आपको पता है, ऑब्जेक्ट्स मालूम है, नेचर मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, सब मालूम है, लेकिन क्या आपके अंदर टीचिंग स्किल है? पढ़ाने की जो शैली है, पढ़ाने का जो कौशल है वह आपके अंदर है?
बहुत सारे टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उसे डिलीवर नहीं कर पाते क्लास में। स्किल का मतलब है उसे डिलीवर करने का कौशल आपके पास है कि नहीं है। तो दूसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वह है स्किल। और यहाँ पे लिखा है लर्नर्स कैरेक्टर है, टीचर्स कैरेक्टर है। यह इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स को मिलाकर स्किल्स का निर्माण होता है, क्योंकि क्लास जो है वह दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। पता चले कि टीचर ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर लाया है, बहुत अच्छी तैयारी करके क्लास में आया है, लेकिन बच्चे मूड में नहीं है क्लास लेने की, तो फिर क्लास बाधित होगी। तो दोनों के कैरेक्टर को मिलाकर स्किल्स का निर्माण होता है। लेकिन स्पेशली टीचर के स्किल्स को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पढ़ाने का काम उन्हीं का है, क्लास में बच्चों को उन्हें ही समझाना है। तो स्किल्स की जो ज्यादा जरूरत होती है वह टीचर में होती है। तो देखिए बताया क्या है, एलन तथा रॉय ने 1969 में सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की पहचान की। कितने शिक्षण कौशल बताए इन्होंने? 13 है टोटल। भारतीय विद्वानों ने भी 12 कौशल बताए, मैंने सिर्फ 13 का उल्लेख किया है, 12 और है। और जो 12 है उसमें से 6-7 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको आप माइनस कर देना, जो अनकॉमन है उसको आप इसमें इंक्लूड कर दोगे। तो 13 यहाँ है, अगर 6 वहां से आ जाएगा तो 19 हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 18-19 स्किल्स आपको मालूम होने चाहिए। मालूम क्या होने चाहिए? आपके अंदर होने चाहिए। आप टीचर बनोगे, नेट क्वालिफाई करोगे, रिसर्च करोगे, टीचर बनोगे। तो टीचर बनोगे तो कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, उसके लिए आपके पास टोटल 18 से 19 स्किल्स होने चाहिए, कौशल। अब क्या क्या होना चाहिए देखिए। पहले है पूर्ण संप्रेषणीयता। पूर्ण संप्रेषणीयता का मतलब है आप जो बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को समझ में आ जा रहा है। सिर्फ सुनाई देने से पूर्ण संप्रेषणीयता का मतलब नहीं सिद्ध होता है। पूर्ण संप्रेषणीयता का मतलब है जो आप बता रहे हो वह उसे समझ में आ रहा है। तो पूर्ण संप्रेषणीयता, उच्च स्तरीय प्रश्न, हाई लेवल क्वेश्चंस है। उसके बाद है छात्र व्यवहार का ज्ञान, यह भी आपको होना चाहिए। कौन सा छात्र कैसा है, किसका नेचर कैसा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं तो आप सभी के साथ एक ही समान ट्रीट करोगे, उससे होगा क्या? जो तेज विद्यार्थी है आगे निकल जाएंगे, जो कमजोर विद्यार्थी है पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। तो आपको सबको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। उसके बाद है उद्दीपन परिवर्तन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई चीजें आती है, जैसे आपको क्लास में संचालन कैसे करना है, एक ही जगह ऐसे खड़े होकर रोबोट की तरह पढ़ाना है या थोड़ा घूमते फिरते रहना है और उसके बाद पढ़ाना है। उसके बाद है हाव भाव, आपका हाव भाव लगातार बदलते रहना चाहिए। कभी आप हंसी मजाक करो, कभी सीरियस होकर पढ़ाओ, बदलते रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक ही मोड में नहीं पढ़ाना है। वाक संरूप परिवर्तन, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे से बोलना है, कहाँ गुस्से से बोलना है, कहाँ प्यार से बोलना है, कहाँ हास्य विनोद से बोलना है, यह सब ध्यान रखना पड़ता है। मौन विराम है, मौन विराम में कई बार होता है कि सिर्फ डांट करके ही नहीं, चुप होकर के भी क्लास को शांत किया जा सकता है। जैसे आप क्लास में गए, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो कितने को आप डांटोगे? जाकर क्लास में 1 मिनट सबको देखो और ऐसे शांत खड़े हो जाओ, पूरी कक्षा शांत हो जाएगी। तो यह भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है अंतः क्रिया शैली में परिवर्तन। क्लास में 3 तरह की अंतः क्रियाएं होती है। एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अंतः क्रिया, यानी विद्यार्थी शिक्षक एक दूसरे से बात करते हैं। एक केवल शिक्षक केंद्रित अंतः क्रिया होती है, जिसमें केवल शिक्षक बोलते हैं, विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। और तीसरी क्रिया जो है विद्यार्थी अंतः क्रिया, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी या सारे विद्यार्थी आपस में डिस्कशन करते हैं। तो क्लास में 3 तरह की अंतः क्रियाएं होती हैं, वह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। बच्चों से आप मदद लो, बच्चे को खड़ा करवा दो और कहो कि चलो एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, फिर दूसरे से कहो चलो अगला पैराग्राफ तुम पढ़ो, अगला पैराग्राफ तुम पढ़ो। इस तरह से उससे मदद लो, या फिर उसे कहो कि चलो एक वर्ड लिख करके दिखाओ, फिर किसी और से कुछ लिखवाओ। इससे क्या होगा कि उससे पूरी क्लास जो है उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, सारे बच्चों का ध्यान उस पर रहता है।
तो बच्चों का ध्यान पाठ पर, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करने के लिए हमें इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपको करते रहना। उसके बाद है बदलाव केंद्रण। बदलते रहो चीजों को, अपनी स्थिति भी बदलते रहो, भूमिका बदलते रहो, विद्यार्थियों को इधर से उधर उठाकर बैठा दो। जैसे देख लो, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, एक को पीछे भेज देते हैं, एक को कहीं और बैठा देते हैं। तो यह सब आपको आना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, सारे स्किल्स आपके अंदर हो। तो उद्दीपन परिवर्तन हो गया। अब देखो पांचवा क्या है, समीपता स्थापित करना। बच्चों के साथ समीपता स्थापित करना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास जाने से बच्चे डरते हैं। यह अच्छा नहीं है किसी भी अध्यापक के लिए। अध्यापक का नेचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कहीं भी उनके पास बेधड़क जाकर मिल सके, उनसे बात कर सके, और कोई समस्या हो तो उनसे हल करवा सके, पूछ सके। आपका नेचर ऐसा ही होना चाहिए। आपको नौकरी ही बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए दी गई है। तो आपको हमेशा, जब तक आप क्लास में, कॉलेज में हैं, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, उपलब्ध रहिए। उसके बाद है विन्यास प्रेरणा। विन्यास प्रेरणा के अंतर्गत क्या करना है, तार्किक भावावाद है। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी बात करोगे तो लॉजिकली करोगे, इमोशनली बात नहीं करोगे। भाव से, विचार से चीजें नहीं चलती है, तथ्यपरक बातें होती हैं। इमोशनली फूल या बेवकूफ बच्चों को नहीं बनाना। जो भी आप बात करोगे लॉजिकली बात करोगे। जैसे मैं ही पढ़ा रहा था, तो मुझे भूषण को पढ़ाना था, तो भूषण के जो नायक हैं शिवाजी हैं। शिवाजी का जो क्लैश है वह औरंगजेब से है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि बहुत धर्मांध थे, हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई। तो बच्चों का जो माइंड था वो थोड़ा कम्युनल था। तो मैं कितना भी समझा रहा था उसको कि देखो, भूषण, शिवाजी और औरंगजेब के बीच की जो लड़ाई थी वह टेरिटरी की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई ही नहीं थी। हाँ, धर्म को उसने अस्त्र की तरह इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई टेरिटरी की लड़ाई थी, क्योंकि इधर से सेनापति मुसलमान है, उधर से सेनापति हिंदू है। तानाजी फिल्म आई थी, उसमें एक तरफ ताना सिंह है, एक तरफ उदयभान सिंह है। दोनों कौन है? दोनों में से कोई मुसलमान नहीं है। आप क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं। बिहारी इकलौते मुझे रीतिकाल में ऐसे कवि दिखाई देते हैं जो क्षत्रियों की आपसी लड़ाई से बहुत व्यथित है, दुखी है। वही जय सिंह से कहते हैं कि यार सारे क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं, तुम कुछ करो। तो शिवाजी और औरंगजेब की पुरंदर की संधि करवाते हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया था कि नहीं, औरंगजेब जो है वह हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, मंदिर वगैरह तोड़ते थे। मानने के लिए तैयार नहीं था। सब इमोशनली बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लॉजिकली भी सोचना चाहिए। फिर मैंने एक हिस्ट्री के टीचर से बात की और उनसे एक क्लास बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई कि आप ही इन्हें शिवाजी और औरंगजेब का जो ऐतिहासिक द्वंद्व है उसे आप समझाओ। तब जाकर बहुत सारे बच्चे जो है उनकी बात सुनकर सहमत हुए कि हाँ चलो, यह टेरिटरी की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई नहीं थी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि आप इमोशनली चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तथ्य के आधार पर ही आपको बात करनी है। क्योंकि इसके बाद हम रिसर्च में जाते हैं और रिसर्च में भावावाद के लिए, भावाडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जो भी बात करेंगे रेफरेंस के आधार पर बात करेंगे, तर्क के आधार पर बात करेंगे, सबूत के आधार पर बात करेंगे। अब है आगे, तो यही है विन्यास प्रेरणा के अंतर्गत तार्किक भावावाद से हम मदद लेते हैं। नियोजित पुनरावृत्ति है, बार बार आप अभ्यास करते रहो। व्याख्यान है, लेक्चर देने आना चाहिए, लेक्चर दो आप। पुनर्वलन है, पुनर्वलन के अंतर्गत भी दो बातें आती है। एक है आंतरिक पुनर्वलन होता है, इसका मतलब जिसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। यानी बच्चों को आपको हमेशा धनात्मक पुनर्वलन की ओर अग्रसरित करना है, धनात्मक पुनर्वलन उनको देना है, यानी हमेशा उसे सकारात्मक बनाए रखना, शाबाश कहना, उसका मनोबल बढ़ाना। आप कोई भी ऐसी बात मत करो जिसे सुनने के बाद उसके मन में निगेटिविटी आए, उसका मन जो है निराश हो, हतोत्साहित हो।
यानी उसका उत्साह बढ़ाना धनात्मक पुनर्बलन है, और उसे हतोत्साहित करना ऋणात्मक पुनर्बलन है। तो आपको हमेशा उसे धनात्मक पुनर्बलन की ओर ही ले जाना है, हमेशा उसे प्रोत्साहित ही करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। शिक्षा की ही नकारात्मक सोच का हो जाएगा, पूरे विद्यार्थी में वह मातम का माहौल बना देगा। तो सिचुएशन कैसी भी हो, उससे बाहर निकलने की प्रेरणा देना अध्यापक का काम होना चाहिए। यह है। उसके बाद है खोजपूर्ण प्रश्न है, उसके बाद है प्रश्न पूछना। 12वां है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब पर आपका ध्यान समान रूप से होना चाहिए। यह नहीं कि राम आपके लिए बहुत स्पेशल है और श्याम आपके लिए मायने ही नहीं रखता। आप अध्यापक हैं, आपका काम है सब पर समान दृष्टि बनाए रखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु का मतलब ही होता है जो सब पर समान कृपा बनाए रखे। तो रामानंद की तरह ही प्रत्येक अध्यापक को आकाश धर्मा गुरु बनना चाहिए। उनके लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। आप क्लास के बाहर, कॉलेज के बाहर, संस्थान के बाहर किसके साथ घर जाते हो, किस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हो, लुटाते हो, यह आपका निजी मामला है, लेकिन क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी आपके लिए एक समान है। दृष्टांत देना यह भी बहुत जरूरी है। अच्छे व्यक्ति का आप दृष्टांत दो हमेशा, कि उसने ऐसे पढ़ाई की तो ये बन गया, तुम भी बन सकते हो। यानी हमेशा उसे सफल व्यक्ति का एग्जाम्पल देते रहो। उन व्यक्तियों का एग्जाम्पल दो जो बहुत मुश्किल क्षणों से, घड़ी से बाहर निकलकर बहुत कुछ हासिल किया, लाइफ में बहुत तरक्की पाई, कामयाब हुआ। तो तुम भी कर सकते हो। उसने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल का मतलब होता है हमेशा आप सकारात्मक उदाहरण उसे दो। तो ये सारे स्किल्स है। बाकी में भी 6 स्किल है, उसमें ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है कि आपको श्यामपट्ट का इस्तेमाल करने आना चाहिए। और भी 2-3 है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 13 कौशलों का उल्लेख किया है और वही मैं आपको अभी तक समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब है स्किल आपके अंदर है, क्लास में हो आप, टीचिंग का मतलब आपको पता है, आपको स्किल भी मालूम है कि कैसे पढ़ाना है क्लास में, लेकिन पढ़ाओगे क्या, तो उसके लिए सामग्री बहुत आवश्यक है। तो थर्ड चीज जो बहुत जरूरी है हमारे लिए वह है सामग्री। टीचिंग एड्स बोलते हैं इसको, शिक्षण सहायक सामग्री। तो पहली है दृश्य सामग्री। इसके 2 प्रकार हैं, प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री क्या है, अप्रक्षेपी सामग्री क्या है, आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं तो पढ़ाता ही हूं, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री के प्रकार। तो एक है सॉफ्टवेयर, इसमें क्या क्या आता है देखो, चित्र है, ग्राफ्स है, चार्ट है, पुस्तक है, मानचित्र है, ये सब आते हैं। उसके बाद हार्डवेयर है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, रेडियो है, टेलीविजन है, रिकॉर्ड प्लेयर है, एपी डायस्कोप है, प्रोजेक्ट है, आदि सामग्री आती है। दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसमें सिनेमा, समाचार, टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप, श्यामपट्ट, संवाद सामग्री आदि। उसके बाद है श्रव्य सामग्री, जहां आप केवल सुन सकते हो, टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, ग्रामोफोन है। क्रियात्मक सामग्री है, इसमें भौगोलिक यात्राएं, नाटक, संग्रहालय, प्ले रूम। उसके बाद है प्रयोगात्मक सामग्री, तीर, फीता, झंडिया, सर्वेक्षण दंड, दिशा सूचक यंत्र आदि। तो तीसरी जो चीज हमारे लिए बहुत आवश्यक है वह है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। अब आपके पास टेक्स्ट भी है, किताब भी है, आप हाथ में किताब लिए क्लास में खड़े हो, अब इसे पढ़ाओगे कैसे। तो नेक्स्ट जो है वह है टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने की विधि। देखिए सबसे पहले क्या था, टीचिंग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, स्किल मालूम हो कि अब उसको आप डिलीवर कैसे करोगे। तीसरी आवश्यक चीज क्या है,
पुस्तक आपके पास टेक्स्ट होनी चाहिए, सहायक सामग्री, टेबल, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब क्लास में होनी चाहिए। उसके बाद है कि अब आप किताब को पढ़ाओगे कैसे। तो देखो उसमें क्या है, अब है टीचिंग मेथड्स। तो दो तरह की विधियां हैं, एक है शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरी विधि है छात्र केंद्रित विधियां। कहने का मतलब आप टीचर हैं तो आपके पास 4 तरीके हैं किसी भी किताब को पढ़ाने के। आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है, मान लो ये किताब है, भूषण की ही किताब है, देखो मेरे पास ये किताब है। अब इस किताब को पढ़ाने के 4 तरीके हैं मेरे पास, आपके पास। जब आप टीचर बनोगे तो आपके पास 4 तरीके होंगे उसे पढ़ाने के। पहला तरीका कौन सा है, व्याख्यान विधि। आप लेक्चर दो, जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप केवल लेक्चर दे सकते हो। उसके बाद है व्याख्यान प्रदर्शनी विधि। आप लेक्चर भी दे सकते हो और प्रदर्शन करके दिखा भी सकते हो, प्रदर्शित भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ, व्याख्यान भी दे रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, अंडरलाइन करके भी दिखा रहा हूँ। तो यह है व्याख्यान प्रदर्शनी विधि। तीसरी विधि क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि। टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाओ, बच्चों से कहो कि चलो एक कविता का पद तुम पढ़ो, दूसरी कविता का पद तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ आप भी पढ़ो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी आप पढ़ा सकते हो। और उसके बाद है कहानी विधि, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग कहानी सुनाओ। जैसे भूषण को पढ़ाना है तो भूषण के नायक है शिवाजी, शिवाजी के प्रतिद्वंदी है औरंगजेब। तो आप मुगल की स्टोरी थोड़ी बहुत पहले बताओ ताकि बच्चों में रुचि पैदा हो उस चीजों को जानने की, ताकि पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जाकर साहित्य के साथ साथ वो थोड़ा बहुत इतिहास भी खोल करके पढ़ लें कि इन दोनों का क्लैश एक्चुअल में था कैसे, और इसके साथ साथ 2-4 संधियां भी वो देख लें। तो आपको कहानी विधि का भी इस्तेमाल करना है। तो ये 4 विधियां हैं हम लोगों के लिए। हमारे पास 4 तरीके होते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के, समझाने के। उसके बाद छात्र केंद्रित विधियों की संख्या बहुत है। मैंने तो 8 ही विधि लिखी है, लेकिन 30-32 के आसपास है। सबने नहीं जाना है, 2-3 विधियां ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी ये दोनों विधि जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगमन विधि और निगमन विधि, यहीं से सवाल पूछा जाता है, तो इसे आप रट लेना। प्रयोजन विधि है, समस्या समाधान विधि है, आगमन निगमन है, खेल विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण अथवा खोज विधि इसे ही कहा जाता है, प्रयोगशाला विधि है, पर्यवेक्षण विधि है, ये सब विधियां हैं। तो बाकी विधियां सब ऐसे ही नाम भर की विधियां हैं। आपको सबसे ज्यादा फोकस आगमन और निगमन विधि पर ही करना है। तो ये है 4th नंबर पे। अब देखो आपने इन सभी विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा दिया, आपने टीचिंग का काम कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे ना कि आपने जो पढ़ाया है वह बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आप जांचोगे। तो 5वां जो स्टेप होगा आपका वह होगा इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली। हाँ, इवैल्यूएशन सिस्टम है मूल्यांकन प्रणाली। अब देखो मूल्यांकन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमाणात्मक, जो अंक पर आधारित होता है, जहां आप अंक देते हो। उसके बाद है गुणात्मक मूल्यांकन, यहां आप अंक नहीं देते हो, उसे मोटिवेट करते हो, प्रेरित करते हो। जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये आप जो लिखते हो ये सब गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जहां नंबर नहीं मिलता है लेकिन मूल्यांकन आप लेते हो। जैसे क्लास में ही हमने किसी से 10 शब्द लिखवा लिया, अब उसमें आप मार्किंग करो तो उसका नंबर उसके डिग्री पे ऐड नहीं होगा, बहुत अच्छा, बहुत खराब, यह आप उसको फीडबैक दे सकते हो। लेकिन परिमाणात्मक मूल्यांकन में हमेशा अंक मिलेगा। जैसे असाइनमेंट में मिलता है, पेपर में मिलता है, 100 नंबर का पेपर होगा तो 60, 70, 80, 90 जो मार्क्स मिलते हैं वे सब होते हैं। अब इसके भी कई प्रकार के इस पेपर होते हैं, जैसे एमसीक्यू हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है
वह है। रिटन में भी 3 तरह के होते हैं ना, एक शब्द में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है, 200-250 शब्द में लिखना है, फिर 1000 शब्द में लिखना है, उस तरह से। और एक MCQ होता है। पहले हम लोग DU PhD का पेपर देते थे तो उसमें इसी फॉर्मेट के आधार पर पेपर होता था। 20 से 30 ऑब्जेक्टिव सवाल होते थे, उसके बाद एक लाइन में आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, एक ही वाक्य में आंसर देना होता था। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसका 100 से 200 शब्दों में जवाब देना था, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जिसका 500 से 750 शब्दों में आंसर देना होता था। तो इसके भी कई प्रकार हैं, ये है। उसके बाद है निर्देश के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। इसमें स्थानन मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, नैदानिक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है और संकलनात्मक मूल्यांकन है। इसमें जो सर्वाधिक फेमस है वह है निर्माणात्मक और संकलनात्मक, 2 और 5। इससे हर बार सवाल पूछा जाता है, हर बार फिक्स है, आता ही आता है। तो यह क्या है आप पढ़ लेना, मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। खुद से पढ़ना चाहते हो तो इस पर ज्यादा फोकस करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, आपने मूल्यांकन ले लिया, टेस्ट ले लिया बच्चों से, तो टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा, किस बच्चे की स्थिति कितनी अच्छी है, किस बच्चे की स्थिति कितनी खराब है, तो फिर आप उसमें सुधार करोगे। तो हम इसके बाद पता लगाते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है इसके बाद। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है 6ठा, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। यही सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी दिया होगा, लेकिन वहां सीक्वेंस बहुत उल्टा पुल्टा है। कोई टॉपिक पहले दिया होगा, कोई टॉपिक बाद में दिया होगा, फिर कोई बीच में दिया होगा। ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम क्रम से आगे बढ़ना है कि सबसे पहले क्या करना है, टीचिंग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे में स्किल आपके पास हो, तीसरे में आपके पास स्किल भी है तो आपके पास किताब होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। चौथे में पाठ्य पुस्तक है तो उसे पढ़ाओगे कैसे, आपको विधि मालूम होनी चाहिए। 5वें में आपने पढ़ा दिया तो आप मूल्यांकन लो। अब 6ठे में अब सुधार करो, जिसमें जो कमी रह गई है, चाहे आप में कमी हो या विद्यार्थी में कमी हो, जहां भी कमी हो उसको आप दुरुस्त करो। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है। इसमें स्वकीय कारक है। स्वकीय कारक 2 तरह के होते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम ही है, देखते हैं। हाँ, स्वकीय कारक है, 2 तरह के कारक होते हैं, पारिवारिक कारक और विद्यालयी कारक। घरेलू समस्याएं भी होती हैं जिससे टीचर और विद्यार्थी दोनों छात्र, हालांकि इसका संबंध केवल और केवल विद्यार्थी से ही, लेकिन शिक्षक से ही है, लेकिन आप विद्यार्थी को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो घरेलू कारणों से भी लोग परेशान रहते हैं जिसका असर पठन पाठन पर पड़ता है। उसके बाद विद्यालयी परिस्थितियां भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। पता चला कि टीचर का अपने कोलीग से अच्छा संबंध नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ से अच्छा संबंध नहीं है, या फिर प्रशासनिक इकाई के जो लोग हैं जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसी से अच्छा संबंध है, उसी से बहस हो गई है, तो फिर उसका दिमाग जो है हमेशा परेशान रहेगा, वो टेंशन में रहेगा, क्लास नहीं ले पाएगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करता है। मूलतः 2 है स्वकीय में, पारिवारिक। पता चला घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या उसी की तबीयत खराब हो गई, तो कहेगा कि बेटा फोन करके कि आज क्लास नहीं होगी, मुझे फीवर हो गया, या किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाना है, किसी को ये हो गया वो हो गया, ऐसे बीमार पड़ गए, या किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप बहाने भी बना सकते हो बीमारी के नाम पर। बहुत सारे कारण होते हैं, घरेलू कारण। विद्यालय परिसर का मतलब है, विद्यालय कारण का मतलब सिर्फ विद्यालय से ही रिलेटेड नहीं है, आप बाह्य कारण भी कह सकते हो। आंतरिक कारण, बाह्य कारण, इन दोनों को आंतरिक इसे कह सकते हो और इसे बाह्य कारण भी कह सकते हो। क्योंकि यहाँ हम टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम घर से निकलने के बाद सीधा पाठशाला जाते हैं, इसलिए यहाँ वही 2 कारक है, घर है और पाठशाला है। बौद्धिक कारक है, इसमें भी कई कारक है। जैसे आप अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझने लगते हैं तभी क्लास जो है वह प्रभावित होती है। आप क्लास ही नहीं लोगे, क्लास भी लोगे तो हमेशा बताओगे बच्चों को कि मैं ही नामवर सिंह हूँ और मैं ही रामविलास शर्मा हूँ, है ना, आपसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, रामचंद्र शुक्ल के नाना आप ही हैं, तो ये आप बताओगे। आप हमेशा बच्चों को जो है
ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें सुनाओगे, पढ़ाओगे कम, अपनी बुराई ज्यादा करोगे। उसके बाद अगर आप कम विद्वान हैं तो आप हमेशा डरे डरे से रहोगे क्लास में कि कहीं बच्चा कोई भारी भरकम सवाल पूछ लिया तो हम फंस जाएंगे। तो न ज्यादा तेज बनना है, न ज्यादा कमजोर बनना है। तो ये बौद्धिक कारक में आते हैं। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारण भी कई तरह के होते हैं, जैसे अभिक्षमता है। अभिक्षमता क्या है आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। रुचि क्या है, अभिवृत्ति क्या है, संवेग क्या है, भावना ग्रंथियां क्या है। ये सारे कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो यहां से भी बराबर सवाल पूछा जाता है। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीआई है पेपर के दृष्टिकोण से, जहां से सवाल पूछा जाता है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो भी हम अभी तक 6 चैप्टर या 6 टॉपिक हमने देख लिया है, एक और है 7 टॉपिक है टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड में। इन सभी में से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखो अंतिम यही है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यहीं से हम सुधार करते हैं। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां से भी सवाल पूछता है, यह भी लगा दिया है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके इस्तेमाल से क्या फायदा है, वही इसमें दिया गया है। लिखा है आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। सेवा अर्थतंत्र का आधार है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह सम्यक तकनीक है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सशक्तिकरण का साधन है। योजना आयोग नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में सहायक है। भ्रष्टाचार को कम करना, उसमें सुधार करना आदि लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नए रोजगार का सृजन करने में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सा टॉपिक है जहां से 100% सवाल पूछा जाता है, उसमें तो पहला ही है, नंबर 1 में पहला ही है। बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज जो है वह आपको होनी ही चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, कि टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है। वहां से रहता ही रहता है, आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन उसका अध्ययन अच्छे से करके जाना। तो बेसिक है, पहला जो बेसिक हमने लिखा है वो बेसिक देख लेना। दूसरा जो है वह है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी संकलनात्मक, निर्माणात्मक, आप क्वेश्चन पेपर पलट के देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, संकलनात्मक और जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन से सवाल रहेगा ही रहेगा, आता ही आता है। यहां से तो 2 सवाल होगा बेसिक से, फिक्स है, 2 आएगा ही आएगा। 2 हो गया, 3 हो गया। तीसरा जो सवाल है वह आएगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से। फैक्टर अफेक्टिंग जो भी है देख लेना, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये भी फिक्स है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। 4 सवाल हो गए। एक सवाल और कहीं से न कहीं से वह पूछ लेगा, तो या तो एडसेल से पूछ लेगा, टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री से पूछ लेगा, या फिर टीचिंग स्किल्स से पूछ लेगा, या शिक्षण की विधि, आगमन निगमन विधि जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो विधि से भी पूछ सकता है। नहीं तो ये वाले यूनिट जो है ना, ये आपको याद होने ही चाहिए, इसे तो अच्छे से रट लेना। यहाँ से सवाल आता ही आता है, इसे आप याद कर लो। आप कहोगे तो मैं एक एक टॉपिक को, जितने भी इसमें टॉपिक है सब पर प्रॉपर वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।